बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृति विमर्श व्याख्यान माला के अंतर्गत आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शेफाली चतुर्वेदी जी। इससे पहले भी आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी और ओपीएल श्रीवास्तव जी सरीखे विद्वानों द्वारा इस व्याख्यान माला के अंतर्गत अपने अपने व्याख्यान दिए गए। आज की व्याख्यान का विषय ब्रज की लोक गाथाओं पर आधारित है और ब्रज के लोक संबंधी कार्य में आदरणीय रामनारायण अग्रवाल जी और डॉक्टर नरेश चंद्र बंसल जी द्वारा इससे पहले लोक गाथाओं पर एक कार्य प्रकाशित किया गया था, जिसमें बहुत से विद्वानों ने अपने अपने आलेख और शोध पत्र प्रस्तुत किए थे, जिसमें डॉक्टर चंद्रभान रावत जी, डॉक्टर सत्येंद्र जी के आलेख, आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी, हर्षनंदिनी जी भाटिया, नर्मदा प्रसाद गुप्त जी सरीखे विद्वानों के आलेख थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की केंद्रीय चिंताओं में से एक चिंता यह भी रही है कि लोक वार्ता संबंधी कार्य को, ब्रज से संबंधित लोक सांस्कृतिक कार्य को आगे से आगे लाया जाए। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ आज वरिष्ठ विदुषी अध्येत्री डॉक्टर शेफाली चतुर्वेदी जी जुड़ी हुई है। आपने एमए पीएचडी लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है और आप आजकल आगरा कॉलेज आगरा के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपने देश विदेश के विभिन्न सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं और लास वेगास अमेरिका में हुए एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में आपने टॉबिन को साको विषय पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। आपकी बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें से कुछ एक हैं हिंदी भाषा एवं भाषा विज्ञान विविध आयाम, ब्रज लोक साहित्य एवं नवचिंतन, और हाल ही में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई है ब्रज लोक गाथाओं का विश्लेषण एवं भाषिक चिंतन। मैं औपचारिक रूप से डॉक्टर शेफाली चतुर्वेदी जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करूंगा सुश्री स्वाति गोयल जी को, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रिसर्चर हैं और साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अध्यापन कार्य भी करती हैं और ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की शोध टीम की सदस्य हैं। आदरणीय सुश्री स्वाति गोयल जी। थैंक यू अमन भैया, राधे राधे। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान गोदा विहार वृंदावन की ओर से मैं इस मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। संस्थान ब्रज संस्कृति, इतिहास, कला परंपराओं के संरक्षण हेतु निरंतर कार्य करता रहा है। ब्रज के मंदिरों में पनपी देवालय कला परंपराएं जैसे नरसिंह लीला के अभिलेखीकरण एवं प्रतिवर्ष सांझी मेले के आयोजन में संस्थान सक्रिय रहा है। अंतर अनुशासनिक शोध की दृष्टि से संस्थान ने विभिन्न संगोष्ठियों, ऑनलाइन वेबिनार्स, कार्यशालाओं एवं व्याख्यान मालाओं का आयोजन निरंतर किया है। इस व्याख्यान माला के आज के सत्र का विषय है ब्रज लोक गाथाएं, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। सौभाग्य से आज हमारे साथ डॉक्टर शेफाली चतुर्वेदी जी जुड़ी हैं। हम सभी मैम को सुनने के लिए उत्साहित हैं। मैम का और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राधे राधे। आभार स्वाति जी। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर शेफाली चतुर्वेदी मैम से कि वह औपचारिक रूप से अपने व्याख्यान को आरंभ करें। डॉक्टर शेफाली चतुर्वेदी जी। आभार। आपने ये एक अवसर मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान का बहुत बहुत आभार। मैं प्रतिभागियों से और सभी सदस्यों से ये निवेदन भी करूंगा कि व्याख्यान के बीच में यदि कोई प्रश्न हो तो वो चैट बॉक्स में डाल दें। प्रश्न उत्तर सत्र यदि समय बचा तो हम अंत में करेंगे। बहुत बहुत आभार। मैं समय व्यतीत किए बगैर अपना व्याख्यान शुरू करती हूँ। व्याख्यान का विषय है
ब्रज लोक गाथाएं विश्लेषणात्मक अध्ययन। इसके प्रमुख बिंदु यानी जिन पर हम विचार करेंगे वो है ब्रज का क्षेत्र विस्तार, लोक गाथा स्वरूप एवं उसकी विशेषताएं, लोक गाथाओं का वर्गीकरण, परंपरागत और रचित लोक गाथाएं, लोक गाथाओं के विश्लेषण के मानदंड, और अंत में मेरे ख्याल से ये 4 बातों पर जब विचार होगा तो 5वां जो इसका पॉइंट है, लोक गाथाओं का विश्लेषण और अध्ययन क्यों, उसके जवाब अपने आप सामने आ जाएंगे। ब्रज का क्षेत्र विस्तार है उत्तर प्रदेश के मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं तथा बरेली के जिले, गुड़गांव जिले की पूर्वी पट्टी, राजस्थान में भरतपुर, करौली, धौलपुर तथा जयपुर का पूर्वी भाग, मध्य भारत में ग्वालियर का पश्चिम भाग। इसमें भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जो मिश्रित क्षेत्र हैं, जहां पर कि 2 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, वहां दोनों राज्यों की ही भाषा की विशेषताएं वहां समाहित होती हैं, तो अध्ययन की दृष्टि से वो मिश्रित क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लोक गाथा स्वरूप और उसकी विशेषताएं, वस्तुतः ये बहुत मोटी मोटी चीजें हैं जिन पर अज्ञात रचयिता, प्रामाणिक मूल पाठ का अभाव, संगीत और नृत्य का अभिन्न साहचर्य, स्थानीयता का पुट, मौखिक प्रवृत्ति, स्वाभाविक प्रवाह, रचयिता के व्यक्तित्व का अभाव, लंबा कथानक तथा टेक पदों की पुनरावृत्ति, और एक बिंदु मैंने और जोड़ा है जो कि मुझे लगता है कि उसमें नाटकीयता बहुत होती है। चाहे टोन की दृष्टि से देखें, तान की दृष्टि से देखें, अनुतान की दृष्टि से देखें, भाषीय पक्ष की दृष्टि से देखें, उसमें एक विशेष प्रकार की नाटकीयता, और उसी नाटकीयता से वो एक विशेष प्रकार के आकर्षण का केंद्र बनता है। थोड़ा सा लोक गाथाओं के बारे में विचार करेंगे। दरअसल लोक गाथाएं लोक का आलोक हैं। वे किसी भी जाति, भाषा और समूह का परिवेशगत खाका खींचने में समर्थ एक ऐसा मौखिक समूहगत प्रयास है जो अद्भुत वर्णन शैली से लोक हृदय को रससिक्त कर विषयानुरूप भाव और विचार प्रदान करती है। रूप और आकार में कभी कभी तो ये लोक गाथाएं खंडकाव्य सी प्रतीत होती हैं, और कभी कभी जब उसमें बहुत सारे प्रक्षिप्त अंश मिलते जाते हैं तो वो कभी कभी महाकाव्य की भी प्रतीति कराती हैं। तो इस तरह से गाथाओं के अपने कलेवर में सांस्कृतिक विकास के बहुत सारे हम चिन्ह देख सकते हैं। संस्कृति, लोक गाथाएं, लोक वार्ताएं सब जैसे सांस्कृतिक धाती को, धरोहर को अपने में संजोए रहती हैं, और मौखिक होने के कारण लोक गाथाओं में भाषागत परिवर्तनों का अनुगमन बहुत बड़ी एक विशेषता है, जो कि सामाजिक घटनाओं का निरूपण उनमें इसी वजह से ऐतिहासिक तथ्यों का संयोजन कर पाता है, जिसे हम तथ्यपरक इतिहास तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐतिहासिक घटनाओं को एक विशिष्ट नजरिए से देखकर प्रस्तुत करने का एक माध्यम और स्वरूप तो कह ही सकते हैं, मान सकते हैं। व्यक्ति शैली विभेद इन रचनाओं का एक ऐसा रोचक तत्व है जो कि हर गाथा की अपनी मन की मौज से जुड़ा रहता है। एक गाथा गायक गाता है, दूसरा उसकी टेक उसकी अंतिम पंक्ति से दूसरी पंक्ति को ले लेता है, तो हर गायक की अपनी मौज से जुड़ा हुआ ये जो प्रयास है, सामूहिक प्रयास है, उसमें एक विशिष्ट भाषीय सौंदर्य उत्पन्न कर देता है, और इसके माध्यम से मूल विषय को नई दृष्टि, आयाम और सोच मिलती है। और अगर हम देखें तो आधुनिक भाषा वैज्ञानिक बोली को बहुत महत्व देते हैं, यानी वाचिक भाषीय पक्ष को महत्व देते हैं, जिसमें कि हम विविध प्रकार की, जिसमें हम कोड स्विचिंग देख सकते हैं, विविध प्रकार के वेरिएंट्स जिन्हें हम परिवर्त कहते हैं, परिवर्तों को भी देखकर
विशेष प्रकार की अपने अध्ययन को एक नई दिशा दे सकते हैं। गायन और सांगीतिक तत्व जैसे राग, तान, शारीरिक भंगमाएं, लोक, छंद, वाद्य आदि के संयोग से निर्मित भाषीय सौंदर्य लोक गाथाओं को एक विशिष्ट सामाजिक संदर्भ प्रदान करता है, सामाजिक संदर्भों से जोड़ता है। भाषा वैज्ञानिकों के लिए स्थानीय बोलियों का बहुत महत्व है और जिस प्रकार से हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ा जाता है, उसी प्रकार से स्थानीय बोलियों के इतिहास को पढ़े बगैर किसी भी मानक भाषा के इतिहास को संपूर्णता प्रदान नहीं की जा सकती। ऋग्वेद के रचना काल में अनेक काव्य रूप प्रचलित थे, उनमें से एक गाथा भी है। शतपथ ब्राह्मण में अनेक गाथाएं हैं जिनमें प्रसिद्ध राजाओं के यज्ञों का वर्णन है। गाथा देवों और मनुष्यों के उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर रची जाती हैं। महाराष्ट्र में इन्हें पवाड़ा कहते हैं। गुजरात में इस प्रकार के गीतों के लिए कथा गीत नाम प्रयुक्त होता है। श्री सूर्यकरण पारीक इन्हें गीत कथा नाम देते हैं। और डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने भी अपने शोध ग्रंथ भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन में इन्हें लोक गाथा नाम दिया है। डॉक्टर गेंदालाल शर्मा की मैं परिभाषा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। लोक गाथा लोक में प्रचलित पारंपरिक मौखिक रूप से संगीत की लयात्मक टेक के साथ गाई जाने वाली लोक प्रसिद्ध व्यक्तियों की वह गाथा है जिनमें अनामी लेखक लोकानुरंजन और लोक शिक्षण की भावना से प्रेम, पुरुषार्थ, सेवा, भक्ति, समर्पण, त्याग और साहसी शौर्यपरक कथाओं को वाणी देता है। इस दृष्टि से अगर हम कहें या माने तो ये कह सकते हैं कि लोक गाथा आख्यानात्मक लोकगीत अथवा पद्यबद्ध लोक कथा होती है। यानी जो लोक कथाएं समाज में प्रचलित हैं, उन्हीं को अगर पद्य रूप में परिवर्तित किया जाए तो वो लोक गाथाओं का रूप धारण कर लेती है। डॉक्टर नरेश चंद बंसल का मानना है कि ब्रज की लोक गाथाएं जनपद जनों की चलती फिरती संस्कारशालाएं हैं। डॉक्टर सत्येंद्र का अभिमत है, ऐसी समस्त गाथाएं जो यथार्थ ऐतिहासिक बिंदु पर खड़ी हों अथवा जिनको किसी समय में ऐतिहासिक प्रतिष्ठा मिल गई हो, उन पर बनी हों, वे लोक गाथाएं अवदान कही जाएंगी। लीजिए, यह अक्षरशः सत्य है कि निम्न तथा अपेक्षाकृत अज्ञान में डूबी जातियों में आज भी दुष्ट प्रकृति, मनुष्य का प्रेत, उसकी मृत्यु के उपरांत पूजा जाता है। इसके विषय में बड़ी विलक्षण चमत्कार कथाएं चल पड़ती हैं जो मनुष्य अपने शौर्य अथवा किसी मानसिक या शारीरिक शक्ति से अपने समय के लोगों पर अपनी गहरी छाप लगा देता है, वही निरंतर जनों के अवदान का विषय बन जाता है। हाल की गाहा सत्तसई, अमरुक शतक, आर्या सप्तशती इसी परंपरा में आती हैं। यानी लोक गाथाओं की भाषा बहुत कुछ प्राकृत की ओर गतिशील प्रतीत होती है। संरचना की दृष्टि से कथानक में दो चीजें दिखाई देती हैं, कथांश और गेयता। लोक गाथा में विशेष बात है कथानक। कथानक घटनाओं से बनता है और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है विचार प्रक्रिया। कोई भी विषय, कोई भी घटना, कोई भी विचार एकाएक मस्तिष्क में नहीं आ पाता। आता भी है तो एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है और चलते चलते एकाएक कोई इस प्रकार का कथा बिंदु उभर कर आता है कि रचनाकार उसे रचना के रूप में परिणत करने के लिए अभिप्रेरित होता है। तो और एक और महत्वपूर्ण बात लोक गाथाओं के विषय में कि लोक गाथाएं रोज नहीं गाई गवाई जाती हैं।
इनके समय सुनिश्चित हैं, जैसे जगदेव का पंवारा, देवी की महापूजा से संबद्ध रात्रि जागरण संबंधी अनुष्ठान है। जाहर पीर का भी जागरण होता है। राजस्थान के भारत भी नवरात्रों में ही गाए जाते हैं। महादेव विवाह शिवरात्रि, चतुर्दशी या सोमवार को ही गाया जाता है। ढोला और आल्हा बरसात के मौसम में ही गाए जाते हैं। और चंदना, चंद्रावली, मरबिन आदि जो कथा गीत हैं वो सावन में गाए जाते हैं। तो इस प्रकार से लोक गाथाओं के विषय में बहुत संक्षिप्त सा विचार करके हम आगे लोक गाथाओं के स्वरूप की, लोक गाथाओं में हम किन किन आधारों पर उसका विश्लेषण कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। लोक गाथाओं का वर्गीकरण है वीर गाथाएं, नारी प्रधान कथा गीत, धार्मिक और पौराणिक विषयों से संपृक्त गाथाएं, प्रेम और रोमांटिक गाथाएं, पशु एवं परी गाथाएं, मंगल काव्य एवं व्याकुले, बारहमासा और जिगड़ी भजन। दो चीजें और महत्वपूर्ण हैं लोक गाथाओं के विषय में। पहला तो है परंपरित, जो वाचिक परंपरा में आज भी जीवित हैं और जो किसी व्यक्ति विशेष की कृति नहीं कही जा सकती। जैसे मैंने आपको बताया कि मौखिक परंपरा में जीवित है, किसी इसका कोई विशिष्ट रचनाकार नहीं होता। एक समूह मिलकर एक रचना को आयाम देता है, रचना को जीवन देता है। और दूसरी है रचित। रचित और पारंपरिक में यही अंतर है कि रचित किसी भी रचनाकार ने रची है, उसका नाम पता है, लेकिन जब वही रचना लोक रचना मिट्टी की सुगंध से जुड़कर जन जन में लोकप्रिय हो जाए और लोक को उसके रचनाकार के नाम की परवाह ही नहीं रहे, तब वो रचित रचना कही जाएगी। जैसे एक है कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। हम लोगों ने बहुत सुनी है रचना, लेकिन अगर कोई रचनाकार के बारे में पूछेगा तो नहीं कह सकते। लेकिन मुझे बहुत बाद में पता चला कि अवधि के प्रसिद्ध एक जन कवि हैं वंशीधर शुक्ल जी, उन्होंने इस रचना को रचा है। तो इस तरह से ये जो रचनाएं हैं वो रचित के अंतर्गत आ जाएंगी। अब लोक गाथाओं का विश्लेषण हम किन आधारों पर कर सकते हैं? पहला है लोक गाथाएं और भाषा। कोई भी भाषा ही किसी रचना को स्वरूप देती है और वो एक माध्यम है, एक टूल है जिसके माध्यम से रचनाकार अपनी हृदयगत भावनाओं को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करता है। श्री धूर्जटी मुखर्जी ने एक सवाल उठाया था कि संस्कृति को किस सीमा तक योजनाबद्ध किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आज के परिप्रेक्ष्य में, और उन्होंने टी.एस. एलियट के इस मत को नकारा कि संस्कृति को योजनाबद्ध करने का विचार ही उसकी मूल प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है। संस्कृति का विकास मानवीय हस्तक्षेप द्वारा नहीं, उसकी मूल प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। लेकिन धूर्जटी मुखर्जी ने कहा कि वैज्ञानिक युग में संस्कृति को योजनाबद्ध करना अनिवार्य है, और ये बात आज के परिप्रेक्ष्य में सच भी है। आधुनिक भाषा विज्ञान भाषा के मौखिक रूप को लिखित रूप से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि छोटी बड़ी सभी भाषाएं भाषा समुदाय के सदस्यों द्वारा बोली जाती हैं और इस स्तर पर प्रत्येक भाषा का समान महत्व है। भाषा के प्रयोक्ता के लिए जानना जरूरी नहीं है कि वो व्याकरणिक दृष्टि से सही भाषा का प्रयोग कर रहा है अथवा नहीं। उसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपनी बात को दूसरे तक संप्रेषित कर पा रहा है और प्रसंगानुरूप शब्दों का चयन कर पा रहा है अथवा नहीं। फर्दिनांद डी सस्सूर जो संरचनावादी भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने लांग और परोल में इसी व्यावहारिक भाषा को महत्वपूर्ण मानते हुए बोलियों को या व्यक्ति बोली को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और भाषा व्यवहार बहुत ज्यादा जटिल कौशल है, इसलिए
और भाषा की विविध भंगिमाएं लोक गाथाओं में कई कई परतों में दिखाई देती हैं। तो इस दृष्टि से भाषा लोक भाषा में, लोक गाथा में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात या सोने पर सुहागा जब होता है जब गाथा गायक संदर्भों के अनुरूप किसी विशेष शब्द पर अधिक बल देते हुए शारीरिक संचालन, बलाघात, अवरोह, आरोह, मीण, तान, लोच इत्यादि के द्वारा गाथागत प्रसंगों को एक नया रूप देता है और स्वरूप ऐसा लगता है मानो खुद जी रहा हो, मानो उस बात को वो खुद अंदर से महसूस करके जीवन ग्रहण कर रहा हो, मानो उन स्थितियों को, उन प्रसंगों को वो खुद जी रहा हो। गाथाओं के विषय के साथ उसकी राग भी बदलती है। अगर वीर लोक गाथा है तो उसमें उस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा, कठोर शब्दों का प्रयोग होगा और इस प्रकार से उसके वाक्य का विन्यास किया जाएगा कि वो वीरता का भाव पैदा करे। और अगर कोई रोमांटिक लोक गाथा है या मान लीजिए कोई शांत भाव से परिपूर्ण लोक गाथा है तो उसमें एक अलग प्रकार की भंगिमा दिखाई देती है। और भाव के अनुरूप मैं ये कहूंगी कि इसकी शैली भी बदलती जाती है। भले ही सामान्य लोगों के द्वारा रची गई रचनाएं हैं, लेकिन कभी विशुद्ध बिना किसी पूर्वाग्रह के अगर इनको पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि मानो शास्त्र यहीं से जीवन पा रहा है, लोक से ही वो मानो जीवन ग्रहण कर रहा है। जब हम इन्हीं भाषिक परिवर्तनों का समाज के संदर्भ में अध्ययन करने की दिशा में प्रवृत्त होते हैं तो यही चिंतन समाज भाषा विज्ञान के दायरे में आ जाता है। तो लोक गाथाओं के लिए जिस तरह से इतिहास की बात होती है, समाज की बात होती है, नृविज्ञान की बात होती है, भाषा बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जो लोक गाथाओं को एक स्वरूप प्रदान करता है और जन जन तक संप्रेषित करने की उसकी इच्छा है, उसकी अभीप्सा है। कथानक घटनाएं और दृष्टिकोण किसी भी राजसत्ता के समाप्त होने पर दूसरी सत्ता का जो आगमन होता है वो पुनः नई सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं लेकर आता है। यानी जब एक नया साम्राज्य स्थापित होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले की घटनाएं हैं, पहले की संस्कृति है, वो सब समाप्त हो गई। वो उसके ऊपर परतें चढ़ती जाती हैं और वो कहीं ना कहीं सांस लेती है और अपने लिए कहीं ना कहीं स्थान ढूंढने का प्रयास करती है। वो लोकमानस में पकती रहती है और इसी क्रम में लोक या शास्त्र दोनों नई वार्ताओं से भी परिचित और प्रभावित होता है। तो इस तरह विविध संस्कृतियों की कई परतें लोकमानस पर चढ़ती रहती हैं और अभिव्यक्ति के स्तर पर उन सब का घालमेल कई प्रतीकों और अभिप्रायों को भी जन्म देता है। जिससे कि हम इन घटनाओं को कथानक के निर्माण में जो घटनाएं सहायक हैं उन्हें हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, प्रख्यात अथवा ऐतिहासिक, उत्पाद्य या काल्पनिक। प्रख्यात या ऐतिहासिक घटनाओं का संबंध अतीत से भी हो सकता है और वर्तमान से भी। अतीत की घटनाओं के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में चाहे वे पौराणिक हों, चाहे ऐतिहासिक हों या अर्ध ऐतिहासिक, दो परत होते हैं जिनमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, दो परत हैं जिनमें एक का संबंध कथानक के देशकाल और एक का रचनाकार के देशकाल से संबंध होता है। रचनाकार की ऐतिहासिक चेतना जहां अत्यंत सचेत भाव से कथानक के देशकाल का सजीव और सटीक चित्रण करने का प्रयास करती है, वहीं उसकी जो युग चेतना है वो प्रच्छन्न रूप से अतीत के ताने बाने में वर्तमान का सूत्र बुनती रहती है। और कोई भी सर्जक कलाकार इसी मायने में, इसी अर्थ में इतिहासकार से भिन्न होता है। वो अतीत का अनुसंधान तथा
मौखिक परंपरा से प्रसरण ही नहीं करता, बल्कि उन घटनाओं का पुनः सृजन करता है, और इस पुनः सृजन की प्रक्रिया में उसका दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में या इस प्रसंग में एक वीडियो है जो मैंने, ये गोपाल का है, जो कासौटी गांव से संबंधित हैं। उसमें वो 12 मासा और जिकड़ी भजन के अंतर्गत उन्होंने एक रचना गाई थी, और फील्ड पर काम करते समय मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की थी, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और सरस्वती लक्ष्मी जी क्या काम कर रही है? हाँ भैया, सरस्वती और जब संध्या आएगी कौड़ी पाए तो चलो अनसुईया के पास और चले। माता सरस्वती और लक्ष्मी अनसुईया आई, और हाथ जोड़ के करिया नमस्ते ऐसे गिरा सुनाई रे गाय देव हमारे बारा नायर ऐसी जन्म दई रे बनाए दे तेनो लाल नारे जुनाए दे तेनो बाला नायर ऐसी जन्म गिरे भारत सुनाए दे तेनो आपके लिए 12 मास करूंगा भगवान के शिव। यहाँ आपने देखा कि किस तरह से एक पौराणिक कथावस्तु को या पौराणिक कथानक को नए परिप्रेक्ष्य में, जैसे नमस्ते शब्द का प्रयोग, इसमें हम शब्दों के आधार पर अगर उसका विश्लेषण करें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण सूत्र हाथ लग सकते हैं। और पहले वो एक भंगिमा आपने देखी होगी कि किस तरह से वो शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, और उसके बाद में मैंने उसको रोका है क्योंकि बड़ा वीडियो था, तो उसमें वो पूरी वार्ता प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह अनुसुईया ने क्या कहा, और वो बड़े नाटकीय अंदाज में उसको प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद हम इतिहास और लोक गाथा की बात करते हैं। लोक गाथाओं का संबंध इतिहास से है, और इसमें भी बड़ा विवादास्पद विषय है ये कि इतिहासकार लोक गाथाओं में इतिहास को नहीं खोजना चाहते। इस संदर्भ में मैं रोमिला थापर के विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। रोमिला थापर ने सुल्तान के सोमनाथ संबंधी, गजनी सुल्तान के सोमनाथ संबंधी आक्रमण के स्रोतों को 6 भागों में बांटा है। उसमें से एक वाचिक परंपरा भी है। उनका मानना है कि इस स्रोत को इतिहासकार काल्पनिक मानकर उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसे पारंपरिक वर्णन को इतिहास भले ही न माना जाए, लेकिन वह अतीत की घटनाओं को स्मृति में रखने का एक तरीका जरूर है। इसमें अंतर्निहित धारणाएं तथा सामाजिक संदर्भ इतिहासकार को यह बोध करा सकते हैं कि औपचारिक लेखन से भिन्न मौखिक रूप से प्रसरित इन काव्य रूपों में घटनाओं को किस दृष्टि से देखा जा रहा था। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि समाज या जन या लोक जो भी घटनाएं राजाओं या जो शासकों के स्तर पर घटित हो रही थी, इतिहास में डॉक्यूमेंटेशन या इतिहास में तो उन्हीं को रखा जा रहा था जो शासन इत्यादि से संबंधित थी, लेकिन उस समय का लोक क्या सोच रहा था, लोक पर उन घटनाओं का क्या असर हो रहा था, इसका वर्णन ऐतिहासिक लोक गाथाओं में मिल जाता है। हो सकता है कि कुछ बिखरे हुए सूत्र हों, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे एक अमर सिंह राठौर गाथा है, उसमें शाहजहां के समय का चित्रण है, अमर सिंह और शाहजहां, लेकिन अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जहांगीर और अमर सिंह राठौर के संबंध में कुछ सूत्र मिलते हैं। तो ये जो लोक है, जिस भी नाम से परिचित हो जाता है, कभी कभी ये हो सकता है कि नाम
एक जो वंश है या जो एक शासन है, उस शासन से दूसरे शासन की वो बात करें, जैसे उसमें अमर सिंह राठौर में शाहजहां की चर्चा है कि शाहजहां के समय में, उस समय में जगत सिंह राजा थे, उस समय जहांगीर के समय में अमर सिंह राठौर थे। तो उस लोक गाथा में इतना जरूर है कि कुछ चीजें इतिहास सिद्ध नहीं लगती, लेकिन बाद का जो वर्णन है वो बहुत ही सुंदर और बहुत सुंदर ढंग से कहा गया है। मथुरा के चतुर्वेदी समुदाय में एक वाचिक परंपरा में सुरक्षित काव्य रचना बड़ी लोकप्रिय रही है, चौबिन को साको। इस रचना में गजनी अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद के मथुरा आक्रमण ईस्वी 1018 का आंखों देखा विवरण प्राप्त होता है। वास्तव में ये एक वीर और शौर्य गाथा है, जिसमें मथुरा वासियों के शौर्य तथा उनके आक्रांताओं के प्रति किए गए प्रतिरोध का वर्णन है। यहाँ पर प्रतिरोध किसी सेना के द्वारा नहीं हुआ, एक सामान्य जन के द्वारा, सामान्य समूह के द्वारा उसका प्रतिरोध किया गया। रचना में सुल्तान के सैनिकों के यमुना पार कई नगर प्रवेश और फिर आक्रमण का मोहल्लेवार वर्णन किया है। उसने कौन कौन से मंदिरों को तोड़ा और क्या क्या, साथ ही जो स्थल हैं, जो मंदिर हैं, उनका भी नाम विवरण मिलता है। सुल्तान महमूद ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 15 से अधिक बार आक्रमण किया था। वाचिक परंपरा में सुरक्षित मथुरा पर आक्रमण की इस गाथा का विशेष महत्व है, जिसकी पंक्तियां भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। और इस रचना को सबसे पहले श्री बालमुकुंद चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का इतिहास में प्रकाशित किया, और उसके बाद प्रोफेसर शैलनाथ चतुर्वेदी जी ने इस गाथा की ऐतिहासिकता पर प्रामाणिक रूप से विचार करके इसकी महत्ता को द्विगुणित कर दिया। मैं पढ़ रही हूं उन पंक्तियों को। गजनी वारो महमदा बादल दलसों छाए, रावल तक छार्यो कटक मथुरा घेरी आए। जय रत्नेश्वरी नगरपति जय महाविद्य माय, चौबिन को साको कहो सुनियो ध्यान लगाए। अब ये एक मंगलाचरणात्मक पंक्तियां हैं। उसके बाद की कुछ 4 पंक्तियां। पत्ता टूकन पढ़ी सुन गाई, चंपत माथुर जोर बनाई। सुनो मिहारी सब सरदारा, जैसे होत उछाह अपारा। ये साको मत माथुर कुल केरो, जुग जुग पावे मान घनेरो। नर को मूल हाड़ नहीं मासा, साहस धीर धर्म विश्वासा। पत्ता टूकन पढ़ी सुने गाई, टूटे टूटे खंडित पत्रों में ये गाथा थी, उसको किसी तरह से जोड़कर, पढ़कर, सुनकर, चंपत माथुर कवि के द्वारा जोड़कर उसका निबंधन किया गया, बनाई गई। और सुनो मिहारी सब सरदारा, जैसे होत उछाह अपारा। सुनाई जा रही है गाथा, सुनने के लिए अभिप्रेरित किया जा रहा है। और मिहारी शब्द जो है वो कौत्स गोत्र के अंतर्गत एक मिहारी अल्ल है। तो उस संदर्भ में, मतलब चतुर्वेदियों में ही कौत्स गोत्र है, उसके अंतर्गत मिहारी एक अल्ल है, जिसके संदर्भ में इसकी बात है। अगर हम भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो प्राकृत में शब्द है मैहर, उससे मेहर, फिर मिहारी और मिहारी सरदार। तो इस तरह से इसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। और ये साको माथुर कुल केरो, जुग जुग पावे मान घनेरो। बहुत सुंदर गाथा है। और इसमें जिन जिन घटनाओं का वर्णन है, इतिहासकारों ने उन पर अपनी मुहर लगाई है और उन्होंने कहा है कि वास्तव में संभवतः ये घटनाएं घटित हुई होंगी। दूसरी गाथा जाहरवीर, जिसकी मैं यहाँ चर्चा करूंगी। हालांकि जाहरवीर की चर्चा धार्मिक गाथाओं में होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐतिहासिक लोक गाथा है और इसकी प्रसिद्धि जिस तरह से हुई उसके आधार पर इसे धार्मिक मान लिया गया। गोगा जी, जिनको कि हम गुरु गुग्गा, जाहरवीर, जाहर पीर
इत्यादि कई नामों से मानते हैं, जानते हैं। और उत्तर प्रदेश के अलावा और बहुत से राज्यों में गुरु गुग्गा की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। गोगा जी की जन्मस्थली पर प्राचीन गोरख धूणा इस बात का गवाह है कि इस स्थान पर कभी राष्ट्र संत एवं आध्यात्मिक दर्शन के ज्ञाता गुरु गोरखनाथ ने योग साधना की थी। गोरख धूणा के मठाधीश के अनुसार यहाँ संवत 1100 में गुरु गोरखनाथ अपने 1400 चेलों के साथ आए थे। उन्होंने इस स्थान पर घोर तपस्या की। उनका मानना है कि उस समय ददरेवा पर राजा जेवर का साम्राज्य था और उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी पाछल ने गुरु गोरखनाथ की आराधना की, जिससे गोरखनाथ ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद स्वरूप गूगल प्रदान किया, जिससे गोगा राणा ने जन्म लिया। गोगा जी को जाहर पीर, जाहर वीर की संज्ञा भी दी गई और इस संबंध में कई मत हैं। विलियम क्रुक ने जाहिर पीर का अर्थ साक्षात संत माना है। कनिंघम के अनुसार गोगा जी की जाहिर पीर उपाधि का कारण उनका मृत्यु के पश्चात भी अपनी पत्नी के सम्मुख जाहिर होना है और प्रकट होना है। इनका नाम बागड़वाला भी हरियाणा में प्रसिद्ध है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का अभिमत है कि मध्यकाल में जो गायों की रक्षा के लिए प्राण दे देते थे वे गोगा कहलाते थे और इस प्रकार वे गोग्रह या गोग्रह मतलब गोरक्षक, गोग्रह शब्द से गोग्रह, गोगौ, गोगा, गोगा इसका संबंध स्थापित करते हैं। राजस्थान के प्रत्येक गांव में गोगा जी का थान है, इसीलिए वहां एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी। विलियम क्रुक एक स्थान पर उल्लेख करते हैं कि वह अजमेर के पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। एक अन्य मान्यता अनुसार अपने 45 पुत्रों और 60 भतीजों की सहायता से गोगा जी ने गजनी के महमूद के साथ युद्ध किया। एक मान्यता और है इसके साथ, जो कि कहीं इसका प्रसंग पूरी गाथा में आया है। इसके कई कई पाठ हैं, तो एक पाठ में मुझे प्रसंग दिखाई दिया था कि जिसमें जब एक बार 45 पुत्रों और 60 भतीजों की सहायता से गोगा जी ने जब गजनी के महमूद के साथ युद्ध किया, तो महमूद जब वो महमूद गजनबी को लूटने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब वीर गोगा जी की सहायता के लिए उनकी ससुराल से जो सेना आई थी वो केसरिया बाना पहने हुए आई थी और अपने साथ में खाद्य सामग्री के रूप में कुछ चने की दाल और प्याज लेकर आई थी, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होते। जब सेना गोगा जी की मदद के लिए पहुंची तब तक गोगा जी शहीद हो चुके थे। तब आई हुई सेना खाद्य सामग्री गुरु गोरखनाथ के मठ व गोगा जी की समाधि पर छोड़ गई थी। उस समय से जो भक्तजन गोगा मेड़ी आते हैं, पीला वस्त्र पहनकर आते हैं और चने की दाल और प्याज चढ़ाते हैं। तो इस तरह से किस तरह से जो घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कभी तो वो कारण स्पष्ट हो जाता है अध्ययन के उपरांत, तो कभी कभी वो चीजें अतीत के पर्थ में इस तरह से समाहित रहती हैं कि उसके जो सत्य हैं वो उद्घाटित नहीं हो पाते। एक और बात इनके साथ जुड़ी हुई है कि जब बाछल के पुत्र होते हैं गोगावीर, तो गोगावीर का ये है कि गजनी के महमूद से युद्ध के समय आसो पुत्र रतन सिंह, लूनी, भज्जू सिंह, तुलसा पंडिताइन, नार सिंह पांडे भी गोगादेव के साथ उस समय शहीद हुए थे। जो लीली घोड़ी थी उसके पुत्र का, अश्वपुत्र का नाम था सायकरण। जो अभी पंक्तियां आपके सामने हैं उसमें अरे चल सायकरण मेरे भाई रे चल सायकरण, तो ये जो सायकरण है
वो लीली घोड़ी का अश्वपुत्र है जो श्याम कर्ण एक जाति विशेष के घोड़े की ओर संकेत करता है। बाह में एक गीत जाहरवीर के संबंध में प्रसिद्ध है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। आए करन मेरे भाई जलसाए करन, जलसाए करन मेरे भाई जलसाए करन। पहले घोड़ा दूध लायो, पहले घोड़ा दूध लायो, अब तेरे गंगा जल तेलाई जलसाए करन। इस गीत में ये जाहरवीर के स्वप्न का वर्णन है। जाहरवीर को स्वप्न होता है कि उनकी पत्नी सिरिया उनसे कुछ कह रही हैं। वो व्याकुल हो जाते हैं और अपने घोड़े से चलने के लिए कहते हैं और अपने स्वप्न के बारे में बताते हैं। घोड़ा जब स्वप्न के बारे में सुनता है तो डरकर वो मना करता है कि नहीं भाई मैं नहीं चलूंगा, बड़ा कंटकाकीर्ण मार्ग है, वहां पर मैं नहीं चल पाऊंगा। लेकिन ये इनके प्रकारेण वो अपने घोड़े को तैयार करते हैं और इस तरह से वो अपने घोड़े को अपने साथ लेकर जाते हैं। गोगा जी के बारे में एक और मान्यता है कि उनका विवाह पाबू जी की पुत्री केलमदे से हुआ था। एक बार केलमदे बाग में गई तो उर्जन सुरजन जो कि काछल के पुत्र थे और इनके भाई थे, उन्होंने उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया। तो वो अपने घर आई और उन्होंने आकर बताया कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, अपनी सास को आकर बताया। सास ने अपने पुत्र से कहा तो वो अपने भाइयों से युद्ध करने के लिए चल दिए। युद्ध में उनका घोड़ा मर गया, जाहरवीर जी का घोड़ा मर गया, लेकिन गुरु गोरखनाथ की कृपा से वो पुनः जीवित हो गया। इसी युद्ध में उलझन सुलझन मारे गए। उनके कटे मस्तक लेकर वह अपनी मां बाछल के समीप आए। बाछल अपने पुत्र के इस कृत्य पर बहुत दुखी हुई और क्षुब्ध होकर वो गोगा से ये बोली कि मुझे अब कभी अपना मुंह मत दिखाना। गोगा जी बहुत दुखी हुए और वहीं धरती में समा गए। अब इस घटना में बहुत आंशिक सी सत्यता लगती है, प्रतीकात्मक है कि धरती में समा गए। फिर उसके साथ एक और बात जुड़ती है कि गोरखनाथ जब बंगाल से कजली वन आए तो सारे बाग हरे भरे हो गए। गोरख के ही प्रसाद से रानी की एक कन्या सिरियल, जो सुरैल भी कही जाती है, सुरजिल भी कही जाती है, हुई। सिरियल के विवाह के लिए ब्राह्मण ददरेवा आए। ब्राह्मण को देखकर उलझन सुरजन ने टीका लेना चाहा, लेकिन ब्राह्मण ने गोगा जी को टीका दिया। बाद में उनका विवाह हो गया। जब सिरियल ने यह सुना कि मां बाछल ने गोगा को देश निकाला दे दिया है और गोगा धरती में समा गए हैं, तो वो बहुत दुखी हुई और उन्होंने गोरखनाथ को श्राप दे दिया। गोरखनाथ इंद्रलोक गए और वहां से गोगा देव को पुनः धरती पर ले आए। गोगा ने मां के सामने न जाने की सौगंध ली थी, इसलिए वो सिरियल से सिर्फ रात्रि के वक्त ही मिलते थे और सुबह होते ही चले जाते थे। और उन्होंने सिरियल से कहा था कि ये भेद मां को मत बताना। सिरियल रोज ही श्रृंगार करती थी। इस पर उनकी मां बाछल उनसे पूछती हैं कि मेरे बेटे की मृत्यु हुए तो कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन तुम किसके लिए इस तरह श्रृंगार करती हो? इस पर सिरियल ने रात में ये बताया कि गोगा रात्रि में आते हैं। माँ ने कहा अच्छा ठीक है, अगर रात में आते हैं तो मैं किवाड़ के पीछे खड़ी हो जाऊंगी और मैं अपने बेटे के इस तरह दर्शन कर पाऊंगी। जब गोगा आए और उन्हें उनकी माँ ने देख लिया और गोगा ने भी ये समझ लिया कि उनकी माँ ने उन्हें देखा है, उस दिन के बाद गोगा फिर कभी नहीं आए। ये मैं मेरे भाई ये है इतिहास और लोक गाथा का ही, जो मैं जिस बात कर रही थी, जिस गीत की। ठाढ़े रहियो जाहर पीर माए त्यारी बाछिल सी रोवत है,
कौन पे पैरी बहुवरी हरी हरी चुरियां और कौन पे करो सिंगार, माए त्यारी बाछिल सी रोवती है, ठाड़े रहियो जाहर पीर, माए त्यारी बाछिल सी रोवती है। बिनई ते पैरी सासुल हरी हरी चूरियां और बिनई पे करो सिंगार, माए त्यारी बाछिल सी रोवती है। बाद में वो कहती है, बेटा तो बहुवरी मेरे मर गए, तुम मरे पे करो सिंगार। ये गीत आप देखें। यहाँ ये बात सही है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो गोगा जी की ऐतिहासिकता के संदर्भ में विवाद उत्पन्न करती हैं, लेकिन वो एक ऐतिहासिक सत्य जरूर है और लोक बड़ा संवेदनशील है। वो इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति की कर्मवीरता, दानवीरता और यशोगाथाओं को सुनकर अपनी कल्पना की उड़ान से लगभग एक ऐसे नए पात्र की सृष्टि कर लेता है कि उसकी ऐतिहासिकता भी संदिग्ध सी प्रतीत होने लगती है। लोक गाथा, इतिहास और प्रक्षिप्त अंश। पूर्व पीठिका जाहरवीर से शुरू हो चुकी थी। इतिहास की जो सच्चाइयां हैं, जो प्रामाणिकता है, उसमें कुछ प्रक्षिप्त अंश जोड़कर जो गाथाएं सामने आई हैं या लोक में प्रचलित हैं, लोक के द्वारा गाई जाती हैं, तो उसमें उसका पूर्वार्ध तो ऐतिहासिक प्रतीत होता है, लेकिन बाद में उसमें कई अंश जोड़ दिए जाते हैं, शायद उसकी प्रसिद्धि की वजह से या लोक विश्वासों के आधार पर। लोग अपने वीरों में, लोग ईश्वर में, बहुत वीर लोगों में, पराक्रमी लोगों में न जाने कैसी कैसी कल्पनाएं कर लेता है और उन कल्पनाओं के आधार पर एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण, उनकी जो उनका मनोविज्ञान है वो एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इस विषय में मैं हरदौल गाथा की बात करना चाहूंगी कि जो हरदौल हैं वे ऐतिहासिक, इतिहास सिद्ध एक पात्र हैं कि, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस गाथा में है वो ये कि इस गाथा में कहीं भी युद्ध केंद्र में नहीं है। ऐतिहासिक घटना तो है, ऐतिहासिक गाथा है, लेकिन इसमें युद्ध वर्णन कहीं भी इसके केंद्र में नहीं है। यह पारिवारिक संबंधों की करुण कथा कहती है। इसीलिए शायद वीर हरदौल की गाथा को ऐतिहासिक गाथा मानने में विद्वानों को ऐतराज है। इस गाथा में ओरछा नरेश जुझार सिंह अपनी पत्नी चंपावती के साथ अपने अनुज हरदौल के संबंधों को लेकर क्रोधित होते हैं और अंत में उनको विष देते हैं और अपने भाई के कहने पर और अपने भाभी के द्वारा दिए जाने पर वो उस विष का भी पान कर लेते हैं। तो इस तरह हरदौल की मृत्यु हो जाती है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी मान्यता, इस गाथा की मान्यता उत्तर भारत के लगभग सभी जनपदों में है। आगे ये घटना जो है वो एक विशेष रूप ग्रहण करती है, काल्पनिक रूप ग्रहण करती है, या लोग अपने विश्वास, अपने मूल्यों के आधार पर इस कथा को एक नया प्रवाह देता है। उसमें क्या है कि जब बहन को पता चलता है, कुंजावती जो कि दतिया में है, उसको जब पता चलता है कि उसके भाई हरदौल की मृत्यु हो गई और क्यों हुई, जब उस कारण का भी पता चलता है तो बहुत नाराज होती है और अपने भाई से आकर कहती है कि मेरा भाई तो, उसकी तो मृत्यु हो गई, मैं आपको अपना भाई कैसे मानूं, क्योंकि आप अपने ही भाई के का आपने अनिष्ट चाहा है।
तो इस बात पर थोड़े ही दिनों के बाद उसकी पुत्री का विवाह सुनिश्चित होता है। और लोक में आज भी भात देने की परंपरा है। अब उसको लगता है कि भात कौन देगा। लोगों के द्वारा समझाए जाने पर वो अपने भाई के पास जाती है, जुझार सिंह के पास जाती है। तो वो ये कहता है कि तुम्हारा तो वही भाई था जो अब रहा नहीं, तो मैं तो तुमको भात देने के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं है, तुम उन्हीं से जाकर भात मांगो। अब ये रोती बिलखती हुई उनके थान पर जाती है, वीर हरदौल की जहाँ पर उनका थान था वहाँ जाती है और रोती है। तो उसे आवाज सुनाई देती है और वो आवाज हरदौल की है। हरदौल ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी पुत्री के विवाह के अवसर पर भात दूंगा। तो वो कहती है कि आप तो प्रेत रूप में हो, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तो आप कैसे? तो वो कहते हैं ठीक है। फिर वो नगर सेठ को स्वप्न देते हैं, नगर सेठ भात लेकर जाता है। तो इस तरह की घटनाओं को बहुत सामाजिक संदर्भों में प्रस्तुत करने का बाद में प्रयास किया है। अगर हम साक्ष्यों और किंवदंतियों के अनुसार देखें तो ओलछा नरेश महाराज संवत 1620 से 169 और हरदौल विक्रम संवत 1665 से 1688 थे, जो अलग अलग रानियों से उत्पन्न थे। जुझार सिंह एक बुंदेल शासक था जो वीर सिंह बुंदेला का पुत्र तथा शाहजहां का समकालीन था। कुछ मान्यताओं के अनुसार पहाड़ सिंह जुझार सिंह का सगा भाई था। दोनों ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे। लोक में मान्यता है कि इन दोनों ने ही हरदौल को विष दिया था। लेकिन ये बात भी सच है कि हरदौल को विष देना एक ऐतिहासिक घटना है। यहाँ अब ये जो इसका विश्लेषण हम किस तरीके से कर रहे हैं हरदौल को, हम पहले उसकी मूल कथा लेते हैं। आकस्मिक कथात्मक घटना सूत्र, जुड़े हुए विशिष्ट कथा सूत्र और उसकी आधुनिक व्याख्या। प्रकृत तत्व इसका है मरकर प्रेत बनना, दूसरा नगर सेठ को स्वप्न देना और स्वप्न में बताए गए स्थान पर धन। और अगर आकस्मिक कथात्मक घटना सूत्र के स्थान पर हम देखें तो ओरछा में कुंजा का वीर हरदौल के थान पर जाना। अद्भुत तत्व है, बड़ा अद्भुत तत्व है कि हरदौल द्वारा मरकर बहन कुंजा को भात देना। आकस्मिक कथात्मक घटना सूत्र में अद्भुत तत्व के अंतर्गत कुंजा की बेटी का विवाह सुनिश्चित होना। फिर पद और वैभव, आधुनिक व्याख्या के अनुसार राजा वीर सिंह का पुत्र राजकुमार। नैतिक विशेषताएं हैं, भाभी चंपावती द्वारा बताए जाने पर भी हरदौल द्वारा विषाक्त भोजन खाना। और आधुनिक व्याख्या में जो हम जो ग्रहण कर रहे हैं उसका अर्थ, जो उसका जो एक सारांश है वो ये है, शुद्ध आचार और विचार। तो इस तरह से हम हरदौल जो कथा है उसको इन आधारों पर उसका विश्लेषण कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। अब ये दूसरी जो स्लाइड है वो ये भदाया गांव की है और इसमें आल्हा की जो घटनाएं हैं उनको पहले तो जो बाबा हैं भूदेव सिंह जो गा रहे हैं वो 85 वर्ष के थे और उन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ इस गाथा का गायन किया। और जिस तेज आवाज और जिस उसकी जरूरत थी वो उनकी आवाज में हमें दिखाई देता है।
भजन को बनाए के नाम पर के धन्यवादी तुम्हें गए जाता रावण सुवत ताला पकड़ा के यहाँ उन्होंने शुरू में, जैसे कि साहित्य में हम देखते हैं कि चंपू काव्य है, चंपू में गद्य और पद्य दोनों ही होता है। तो शुरू में एक कथा से सुनाकर कि राजा माहिल ने बामनगढ़ और चासुकोट के राजा चंद्रभान के यहाँ बंधवाए गए, इस तरह की बात करके वो जिस तरह से गाते हैं, उनके पास सारंगी है, चिकाड़ा है, ढोलक है, और जिस तीव्रता के साथ और जिस उत्साह के साथ, जिस शक्ति के साथ वो इसका गायन करते हैं, वो गाथाओं की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और हर गाथा गायक का एक अपना अलग अंदाज है, एक अलग भंगिमा है, जो कि शब्दों का उच्चारण, ये उसका व्यक्ति विभेद है, व्यक्ति शैली है। और उस व्यक्ति शैली में हम विविध प्रकार के परिवर्तनों को देख सकते हैं। कोड स्विचिंग देखिए, किस तरीके से उन्होंने पहले गद्य बोला और गद्य के बाद एकदम से जब वो गाना गाने के लिए, गाथा गायन के लिए प्रेरित होते हैं, तो उनकी जो पूरा शारीरिक संचालन, शारीरिक भंगिमा एक विशिष्ट प्रकार की होती है। और इन सब चीज़ों को देखना, उसका अध्ययन करना गाथा के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी है। इतिहास, परंपरा और संस्कृति, लोक गाथाओं के विषय के संदर्भ में, विश्लेषण के संदर्भ में इन तत्वों को तो केंद्र में रखना ही होता है। पूरनचंद जोशी ने कहा है कि सत्ता संघर्ष, आर्थिक क्रांति और सांस्कृतिक जागरण, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बिना शेष दो अपूर्ण हैं। और इतिहास, ये बात सच है कि परंपराओं का संवाहक होता है। और इतिहास के जो तत्व हैं वो युद्ध में, व्यापार में, इतिहास के अंतर्गत हम युद्ध देखते हैं, व्यापार देखते हैं, इन सारी सामाजिक जो क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं हैं जो हो रही हैं, उनको हम वस्तुतः इसके अंतर्गत उसका अध्ययन और विश्लेषण कर सकने की स्थिति में होते हैं। मैं एक गोम की पुस्तक है, फोकलोर एज एन हिस्टोरिकल साइंस, उसमें उन्होंने इसी विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए ये कहा है कि कोई भी लोक वार्ता, लोक कथा, परंपरा, रीति रिवाज, विश्वास अथवा अंधविश्वास की उत्पत्ति मानव के इतिहास के किसी निश्चित तथ्य के फलस्वरूप होती है। लेकिन यह भी सत्य है कि यह तथ्य हमेशा पहचाना नहीं जा सकता। कभी कभी उसकी पहचान के लिए बहुत पीछे अतीत में जाना पड़ता है। कई बार लोक वार्ता या लोक की रचना ऐसी घटनाओं की का संकेत देती है या ऐसी घटनाओं का परिचय देती है जो कि मनुष्यों के पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद की किसी घटना से मेल नहीं खाती। यह प्रागैतिहासिक सत्य हो सकता है जो मानव जाति या मानव के स्वभाव को बताता है, न कि लोगों को। दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। ऐतिहासिक गाथा के दो उद्देश्य हो सकते हैं, किसी महान एवं वीर पुरुष की स्मृतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखना, और जो दूसरी बात है वो महत्वपूर्ण है, गाथा जिस व्यक्ति एवं काल से संबद्ध है उस युग की संस्कृति, धर्म, मर्यादा, मान्यताओं, टोटेम, अभिप्राय, प्रतीक आदि का संवहन करती है। मैं एक गाथा की यहाँ पर चर्चा करूंगी। मोरा कथा गीत है और ब्रज में बहुत प्रचलित है और सावन के समय में गाया जाता है। एक कथा और है जो मोरा गीत के साथ जुड़ी हुई है, जिसकी कि मैं अभी चर्चा करूंगी। दरअसल यह एक प्रेम गाथा है और इसका जो नाम है मोरा, वो बहुत सारे आयामों को पर सोचने के लिए विवश करता है कि मोरा क्या है। मोरा मोर हो सकता है क्या? मोरा मौर्य शब्द की प्रतीति कराता है, तथा क्या है मोरा?
लेकिन इस कथा गीत को जब हम सुनते हैं तो इसमें एक मोर की चर्चा है और मोर का संबंध एक स्त्री के साथ दिखा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या छिपे अनकहे सत्य हो सकते हैं? तो लोक की अभिव्यक्ति क्षमता बड़ी विचित्र और विलक्षण है। वो अपने कई विश्वास, टोटेम और टैबू के लिए ऐसे अभिप्राय गढ़ लेता है जिनकी जड़ में पहुंचे बिना उसकी अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से समझना दुष्कर होता है। ये जो मोरा एक गांव भी है जो कि करौली के पास, करौली जिले में है। करौली क्षेत्र के अंतर्गत जो मोरा गांव है, ऐसा विश्वास है या ऐसा ऐतिहासिक सत्य है ये कि चौहान राजा मयूरध्वज ने बसाया था और इस गांव का नाम मयूरध्वज नगर था जो अब मोरा रह गया है। महावंश टीका से पता चलता है कि कौशल नरेश विडूढब से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश में भाग गए, जहां उन्होंने मोरों की कूक से गुंजायमान स्थान में पिप्पली वन नामक नगर बसा लिया। मोरों के प्रदेश के निवासी होने के कारण ही वो मोरिये कहलाए। अब ये जो गीत है कि मोरध्वज, उसमें लोक में एक ऐसी मान्यता है, जब मेरी लोगों से बात हुई तो वहां उन्होंने कहा कि आपको पता है कि जो राजा मोरध्वज थे वो ही अगले जन्म में मोरा बने और मोरा गीत जो है वो उन्हीं की कथा है। तो मेरे मन में भी उसको जानने का, उसके बारे में अध्ययन करने का एक विचार बना। हालांकि उसमें कुछ सत्य है, कुछ प्रक्षिप्त है, कुछ इतिहास है, सांस्कृतिक आयाम है। मैं थोड़ी सी उसकी चर्चा करूंगी कि मोरध्वज जब अगले जन्म में मोरा गीत के मोर बने और मोर के प्रति आसक्त स्त्री मोर की पूर्व जन्म की पत्नी मोरध्वज की पत्नी थी, इसलिए मोर जो मोरा गाथा है उसमें पनघट पर अपनी पत्नी को पहचान कर बार बार उसकी गगरी लुढ़का देता था। राजा मोरध्वज की कथा जब आती है तो वो एक राजा की 7 बेटियों की कथा से जुड़ती है, तो वो एक मोरा जो है उसमें एक नई अभिव्यक्ति पाता है। तो जो मोरा गीत है उसमें जब उस स्त्री के पति को पता चलता है कि वो आकर जब अपनी सास को बताती है कि एक मोर है जो बार बार मेरी गगरी लुढ़का देता है, तो उसकी सास भी कहती है कि भाई तुम उसको, उसने अपने पुत्र से कहा तो पुत्र ने वहां जाकर मोर को मार दिया। और जब उस स्त्री को ये पता चलता है कि मोर का वध कर दिया उसके पति ने, तो वो बहुत पछाड़ खाकर गिर जाती है, अर्थात दुखी होती है। अब ये कथा जहां खत्म होती है गाथा, उसके बाद आगे मोरध्वज की हम कथा लेते हैं। तो राजा मोरध्वज की कथा, एक राजा था, उसके 7 बेटियां थी। राजा अपनी पुत्रियों से पूछता है, सबको बुलाता है और कहता है कि ये बताओ कि तुम लोग किसके भाग्य का खाती हो। इस तरह की बहुत सारी कथाएं आप लोगों ने सुनी होंगी घरों में। तो 6 बेटियों ने तो कहा कि भाई आपके भाग्य का खाते हैं। 7वीं ने कहा कि मैं तो पिताजी अपने भाग्य का खाती हूँ। उस पर वो बड़े नाराज हुए और उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपने भाग्य का खाती हो। तो अपने अनुचर को उन्होंने बुलाया और ये कहा कि भाई ठीक है, यहाँ से निकलो, जो पहला व्यक्ति जो भी तुम्हें दिखाई दे उससे तुम इनका विवाह कर देना। तो वो जैसे ही निकले तो उन्हें सबसे पहले मोर मिला, तो उसका विवाह मोर के साथ हो जाता है। अब वो एक पेड़ के ऊपर मोर बैठा है, नीचे ये उनकी पुत्री बैठी हुई है और मोर की जो जिससे बंधा हुआ था उस रस्सी को उसने अपने हाथ में बांधा हुआ है। तो शिव और पार्वती आती है। शिव और पार्वती उसको देखकर कहते हैं कि ये क्या? तो शिव ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो पार्वती कहती है भाई इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो पार्वती ने आकर उससे पूछा और ये कि भाई क्या हुआ? तो इसने भी सारी कथा अपनी सुनाई, उनकी जो 7वीं पुत्री थी उसने। तो पार्वती उससे कहती है कि भाई ठीक है, कल कोई एक स्त्री आएगी, वो तुमसे घर चलने को कहेगी तो तुम घर उसके साथ चली जाना, मना मत करना। ऐसा ही हुआ। अगले दिन एक स्त्री आई, उसने उनसे घर चलने के लिए कहा और ये मोर के साथ चली जाती है। तो वहां जाकर देखती है कि अपार धन संपदा है और उसका जो पति है वो भी पुरुष रूप में परिणत हो गया है। तो ये एक विशिष्ट कथा है और उन लोगों का कहना ये है कि यही
जो मोरध्वज थे वो अगले जन्म में मोरा बने, और उनकी जो पत्नी थी वो स्त्री जिसका कि विवाह किसी अन्य पुरुष के साथ हो गया था। अब इसके साथ बहुत सारे कयास ही लगाए जा सकते हैं, या फिर इस पर हम कई अर्थों को प्रक्षिप्त भी कर सकते हैं कि हो सकता है किसी एक पुरुष के साथ उस स्त्री का विवाह हुआ हो जो मौर्य वंश का हो, लेकिन नहीं किसी वजह से समय पर ना, क्योंकि उस जमाने में गौना इत्यादि होने की प्रथा थी, समय पर ना आने के कारण उसका विवाह किसी अन्य पुरुष के साथ हो गया, तो हो सकता है कि उसे जब पता चलता है तो वो उसका वध कर देता है। तो इस तरह से बहुत सारी सांस्कृतिक जो विचार हैं, सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, समाज के जो जीवन मूल्य हैं, उनसे जीवन पाता हुआ समाज बहुत से नए अर्थों को गढ़ लेता है, नए अर्थों को स्वयं में समाविष्ट कर लेता है। पशु एवं परी कथाएं मानवीय संवेदना के रूप, ये मैंने इसकी चर्चा इधर इसलिए की है, हालांकि इनका भी अध्ययन हम इन्हीं आधारों पर करते हैं कि सुरही एक कथा है ब्रज में या ब्रज के बाहर कर्नाटक में और बुंदेलखंड में, हरियाणा में ये कथा बहुत कही जाती है और विभिन्न धार्मिक अवसरों पर इसका कथन और वाचन किया जाता है। इस सुरही गाय थी, वो चली जा रही थी जंगल में, तभी शेर मिलता है और उसको खाने के लिए आता है, तो वो कहती है कि भैया अभी मुझे मत खाइए, मेरा बछड़ा अभी छोटा है, मैं अभी उसकी क्षुधा पूर्ति करके आपके समक्ष आ जाऊंगी। वो कहता है मैं कैसे मान लूं कि तुम आ जाओगी? तो कहती नहीं, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं अवश्य आऊंगी। तो शेर उसको जाने देता है और फिर वो वापस में बछड़े की क्षुधा पूर्ति करने के बाद वो बछड़े के साथ रोती रोती चली आ रही है। तो बछड़ा उससे सारी बात पूछता है तो वो बताती है। तो जब बछड़ा गाय के साथ आता है, शेर को मामा कहता है कि आप मामा मेरी माँ का भक्षण करेंगे, ऐसे कैसे संभव है, मैं तो अनाथ हो जाऊंगा। तो शेर गाय को छोड़ देता है। अब ये जो कथाएं हैं, इन कथाओं का एक मानवीय संवेदनात्मक पक्ष है। इसमें हम देखें तो पशु कथाएं दो प्रकार की मिलती हैं। एक छोर पर वे पशु कथाएं हैं जो पशु प्रवृत्ति, व्यवहार आदि का विवरण देती हैं, लेकिन इसके विपरीत दूसरे छोर पर एक ऐसी पशु कथाएं हैं जो अत्यंत सारगर्भित अर्थों, नैतिक आचारों और अन्य समस्याओं के संदर्भ में विचार करती हैं। तो इस तरह पशु कथाओं के माध्यम से कथक्कड़ बहुत से मानवीय आचारों को पशुओं द्वारा करवाते हुए मनुष्य को उच्च सदाशयता का संदेश देते हैं। पाश्विक वृत्तियों में मानवीय गुणों का आरोपण कर रचनाकार पशु जगत के साथ तादात्म्य स्थापित करता है तथा संस्कार मुक्त पशु के प्रकृत जीवन में मनुष्य अपना मूल स्वरूप देखता है। तो कुछ नृविज्ञानी ये मानते हैं कि पशु कथाओं का प्रारंभ टोटेम से हुआ है। टोटेम कोई पशु होता है जिसे कुछ अज्ञात जादुई कारणों से आदिम मानव जातियां अपना वंश कर्ता मानकर उसे पूजती हैं तथा उससे डरती हैं। सर्प पूजा, नाग पूजा इसी का एक स्वरूप है। एक परी कथा है गांगदे परी, उसमें भी कुछ इस तरीके की स्थितियों को दिखाया गया है और किस तरह से एक अप्सरा इस पृथ्वी पर आकर एक मानवीय जीवन, एक साधारण मानव की तरह से जीवन जीती है और उसके जीवन में किस प्रकार के संघर्षों का वो सामना करती है, उसको बहुत ही सुंदर ढंग से गांगदे परी के अंतर्गत अभिव्यक्त किया गया है। अब अगर भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आयु, शिक्षा एवं स्तर भेद से गायन शैली में अंतर आता है। हम कथानक और घटनाओं की बात करते हैं एक लोक गाथा के संदर्भ में, लेकिन उसके गायन के लिए जो प्रयास हो रहा है, यानी जो खंडेतर स्थितियां हैं जिसमें कि क्या तान है, क्या अनुतान है, मूर्छना क्या है, तान, मीड़, आरोह, अवरोह, इनकी चर्चा होती है, लेकिन शब्दों का उच्चारण या गाथा गायन हमें देखते हैं कि आयु, शिक्षा और स्तर भेद से
गायन शैली में बहुत अंतर आता है। अभी मैंने भदाया का एक वीडियो आपको दिखाया था, और उससे पहले एक कासौटी जिसमें मैंने कहा था कि 12 मासा का गीत है, जिकड़ी भजन है, उसमें दोनों में वो 85 वर्ष के थे, और वो करीब जो गोपाल कासौटी से जो थे वो 40-45 वर्ष के होंगे। दोनों के उच्चारण और शब्दों का जो एक ठहराव, कहने का तरीका, कथन में जो अंतर है वो आयु से है। बाबा की आवाज में वो ठहराव नहीं है, उनकी आवाज में हमें कंपन लगता है, और उस कंपन के आधार पर अगर हम उसका भाषा वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे तो वो अंतर लगेगा। अगर उसी गाथा को गोपाल कासौटी से जो गोपाल है वो गाएंगे तो वही गाथा एक अलग अंदाज में, चाहे उसकी राग वही हो, चाहे उसकी तान वही हो, स्वर वही हो। तो इस तरह आयु, शिक्षा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई बोली बोलता है, भले ही उसके परिवार में वो बोली बोली जाती रही हो, तो उसकी बोली बोलने के ढंग में अंतर आ जाता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ब्रजभाषा बोलता है, और जो व्यक्ति वस्तुतः खड़ी बोली का बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करता या कोई भी मानक किसी भाषा का प्रयोग नहीं करता, उसकी बोली में हमें बहुत अंतर दिखाई देता है। और स्तर भेद से भी गायन शैली में अंतर आता है। आज गांव के ही बच्चे जो पढ़ लिख गए हैं, गांव से निकलकर शहर में आए हैं, उनके ही उच्चारण में बहुत अंतर लगता है। वैसे तो गाथा गायन की परंपरा बहुत क्षीण हो रही है, नए बच्चे बहुत गाथा गायन में उतर नहीं रहे, लेकिन फिर भी मेरा एक ऐसे समूह से मैं मिली थी जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे भी गाथा गायन कर रहे थे, जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके उच्चारण में बहुत अंतर था। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जब काम किया था तो प्राट सॉफ्टवेयर पर मैंने कुछ एक ही गाथा को 2 लोगों से गवाया, और दोनों में उन्होंने उसी राग में, उसी तान में जो छोटे छोटे जो वेरिएंट्स थे, जो छोटे छोटे परिवर्तन मुझे दिख रहे थे, वो भी अध्ययन के विश्लेषण में काफी महत्वपूर्ण थे। अब अगला है पौराणिक लोक गाथाओं में समाज। गाथाएं पौराणिक हैं, लेकिन उसमें हमें समाज कैसे दिखाई दे रहा है। एक शिवजी का ब्याहुला है, बहुत ही सुंदर रचना है, जिसके कई पाठ ब्रज में मिलते हैं, कई पाठ मिलते हैं, लेकिन मैंने ये देखा जो पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, ये पंक्तियां लगभग सभी पाठ में मुझे मिली, और बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अभी मैं इसी की चर्चा कर रही हूँ, वीडियो मैं आपको बाद में शेयर करती हूँ। मैं पढ़ रही हूँ इन पंक्तियों को। गौरा तो राजन की लड़की, रंग महल रही बेकू मांगे, नौ रंग पलिंग पौड़ बेकू मांगे, और खिदमत को बांदी मांगे, सात सहेली बत राय बेकू मांगे, कहाँ तिलाऊंगो जावन में, भरी छबरिया गहनो रे मांगे, आरल मांगे पायल मांगे, नारी को हंसली है प्यारी, अरे रचनी सिवो में दी मांगे, कमर कौंधनी है न्यारी, 16 सिंगार करे पार्वती, जिंद भूत बाई लगी बैठेंगे, मेरे स्थान पे को डोले। वो कहते हैं भाई, जब ये उनसे कहा जाता है, शिवजी से ब्राह्मण जाकर कहता है कि भाई आप उनसे विवाह कर लीजिए गौरा जी से, तो वो कहते हैं भाई वो तो राजा की लड़की है, मुझसे विवाह करके तो उन्हें बहुत समस्या होगी, और मैं उनकी जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। राजा की बेटी होने के नाते वो रंग महल रहने को मांगेंगी, उनको सुंदर पलंग, सुंदर शैया चाहिए सोने के लिए, उनको बांदी चाहिए, नौकर नौकरानी चाहिए, 7 सहेलियां चाहिए, मैं इस वन में ये सब कहाँ लेकर आऊंगा। तो इस तरह की जो संवाद है, शिवजी अपनी जीवन शैली और गौरा की पारिवारिक पृष्ठभूमि देखकर ब्राह्मण से विवाह के लिए मना कर देते हैं पहली, और फिर वो बीच बीच में चाचा, ताई, ताऊ और बहुत सारे संबंधियों की बात करते हैं। तो समाज अपने आप आता है, जाति की बात करते हैं,
संबंधियों की बात करते हैं तो भाषा विज्ञान में जो हम नाते, रिश्तेदारी, रंग, परियोजना, इन सब सामाजिक जो तत्व हैं उनकी जब बात करते हैं तो उस दृष्टि से अगर हम इसे देखें तो ये सामाजिक जो सच्चाइयां हैं, सामाजिक पहलू हैं, उनका बहुत ही सुंदर समाज शास्त्रीय वर्णन करने में सक्षम गाथा है। वाचिक साहित्य और समाज भाषा विज्ञान, जो बात मैं बार बार आपसे कर रही हूँ, वाचिक साहित्य और समाज भाषा विज्ञान, किस तरह से समाज भाषा विज्ञान वाचिक साहित्य में अनुस्यूत रहता है, जुड़ा रहता है, बिंधा रहता है, बस उसको देखने की जरूरत है। प्रोफेसर श्रीवास्तव का मानना ये है कि भारतीय भाषा चिंतन प्रणाली वाचिक होने के कारण सर्वांगीण थी। इस प्रकार उन्होंने मौखिक भाषा के महत्व की समाज भाषा वैज्ञानिक स्वीकृति को ही आधार लिया। भाषाई संप्रेषण में अगर हम देखें तो बहुत सारी सूचनाएं निहित रहती हैं, इसीलिए सामाजिक संरचना और भाषा प्रयोग में संबंध है। एक भाषा समुदाय में भिन्न भिन्न सामाजिक प्रयोजनों के लिए भिन्न भिन्न वाग व्यवहार होते हैं। जैसे कहीं पर अगर किसी के साथ हम बहुत उसके नजदीकी हैं, उससे हमारी घनिष्ठता है, तो ब्रज और पंजाब की तरफ तू शब्द का भी व्यवहार होता है। फिर तुम और आप, जब हम आप शब्द का, ये सर्वनाम बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम आप शब्द का व्यवहार करते हैं तो लगता है कि उस व्यक्ति के साथ थोड़ा सा एक दूरी का संबंध है, संबंधों में उतनी घनिष्ठता नहीं है। और अगर तू कहते हैं तो वो प्रेम और घनिष्ठता का भाव उसमें दिखाई देता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि हम भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से वाचिक साहित्य में ढूंढ सकते हैं। जैसे ये पंक्तियां हैं, बेटी चंद्रावली का मिले रे भैया, कोई उनके सिर लंबे केस। ये एक पाठ है। दूसरा पाठ इसका है, बेटी चंद्रावली हरिलई रे उनके लंबे लंबे केस। तो यहाँ पर आप देखें कि इन दोनों में चंद्रावली का हरण जिसने भी किया उसके बाल लंबे थे। ये इसके दोनों पाठों में ये चीजें सामान्य हैं। फिर दूसरा जो इसका पाठ है, एक मुगल को छोहरारी बहना घोड़े असवार, ये एक पाठ है। दूसरा पाठ जो इसका मिलता है, बेटी चंद्रावली हरिलई रे हमरे बबुल घर नौ कहियोरी बहना त्यारी चंद्रावली पटना के बीच। आप देखिए, एक में मुगल शब्द है और दूसरे में पटना शब्द है। तो इन दो पाठों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक में मुगल द्वारा हरण की बात है और दूसरे में पठान द्वारा। लेकिन केश विन्यास, लंबे लंबे केश दोनों का समान है। पठान मुगलों की ही एक उपजाति है जो अफगानिस्तान या पख्तूनिस्तान से संबंध रखती है। इसके बाद एक है, एक अरज सुन लीजियो रे पठना, कोई तब राखियों हियरा के बीच, चिकन की चादर ओढ़ केरी चंद्रावली, कोई लिकरी है बीच बाजार, बनिया के रे मेरे भाइया, कोई बिस्सर ले हो बिस दे, बिस्सरी दे विष ना मिले जी बहना, कोई दमड़ी दे हो विष। अब इसका अगर हमें समाज भाषा वैज्ञानिक अगर अध्ययन करना है तो एक अरज सुन लीजियो रे पठना, कोई तब राखियों हियरा के बीच। यहाँ पे जिस तरीके सुन लीजियो, एक अरज, लीजियो शब्द जो है कि बिल्कुल दुखी होकर, गिड़गिड़ा कर पठान के सामने ये कहना कि मेरी एक बात सुन लो। अब ये बात, इसके पीछे उनकी अपनी कोई व्यूह रचना भी समाविष्ट हो सकती है कि वो अगर बात मान लेगा तो उसके बाद उनका क्या, वो क्या करेंगी, ये बात अलग है। लेकिन इस समय वो बहुत दुखी भाव में गिड़गिड़ाते हुए पठान से कहती हैं, जब पठान उसका हरण चंद्रावली का कर लेता है। अब चिकन की चादर ओढ़ी केरी। अब चिकनी शब्द आप देखें, चिकनी शब्द एक विशेष प्रकार की कढ़ाई है जो कि मुख्य रूप से आज के समय में लखनऊ में की जाती है। तो चिकन की चादर ओढ़ केरी चंद्रावली, कोई लिकरी है बीच बाजार। ये एक चादर जो है पिछौरा शब्द भी हो सकता है।
आप मथुरा व्रज इत्यादि में आज भी पिछौरा शायद ओढ़ने की परंपरा है। तो जो एक पिछौरा सा ओढ़कर चंद्रावली बीच बाजार में निकलती हैं और पठान से अनुमति लेती हैं, बगैर अनुमति लिए नहीं जाती हैं, जिससे कि वो विश्वास कर सके उनके ऊपर। बनिया केरे मेरे भाइया कोई बिस्तर ले। अब देखिए बनिया शब्द जो है ये सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जो अभियांत्रिकी है उसकी ओर संकेत करता है। बनिया यानी कि वणिक। तो इससे पता चलता है कि समाज का विभाजन कई वर्गों में है। तो बनिया केरे मेरे भाइया कोई बिस्तर ले हु विष दे। बनिया से कहती हैं कि तुम मेरे भाई हो और ये बेसरी मतलब नाक का आभूषण लेकर मुझे एक दमड़ी का विष दे दो। तो वो कहते हैं बिस्सरी दे विष न मिलेरी बहना कोई दमड़ी देहु विष दे ले हो। वो कहते हैं कि मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं तुम्हारा कोई आभूषण लेकर तुम्हें विष नहीं दूंगा, तुम मुझे दमड़ी देकर विष ले सकती हो। अब देखिए दमड़ी शब्द का व्यवहार, ये दमड़ी शब्द मुगल आर्थिक तंत्र की ओर संकेत करता है ना। तो ये अब ये पता चल रहा है कि ये जो गाथा है वो मुगल काल से संबंध रखती है। और एक चीज और है कि ब्रजलोक में हम ये देखते हैं कि पठानों के अधिकांशतः हाथी पर और मुगलों के घोड़ों पर सवार होने के संकेत मिलते हैं, जो कि मैंने पहला अभी आपको जो बताया था उसमें एक में हाथी की चर्चा है और एक में घोड़े की चर्चा है। लोक गाथा विश्लेषण और मनोविज्ञान। मैं इस संदर्भ में मनोविज्ञान, तो हम कोई भी गाथा लें, कोई भी रचना लें, उसमें मनोविज्ञान तो बिंधा रहता है। जो मनुष्य रचना कर रहा है उसकी अपनी मन स्थिति उसकी रचना में जैसे हस्तांतरित होती है, उसकी रचना का मानो अंग है, क्योंकि मानो वो अपने मैं को ही अपनी रचना में उकेरता है। तो मनोविज्ञान तो, अब ये बात सच है कि वो जैसे कि तुलसी जी के लिए कहा जाता है कि तुलसी की रचनाएं अपने युग सत्य को ही नहीं बल्कि मानो युग सत्य को ही नहीं मानो पूरे जीवन को, मानव जीवन को व्याख्यायित करती। तो कुछ रचनाएं किसी व्यक्ति विशेष के मनोविज्ञान से संबंधित होती हैं, लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो युगों युगों तक जिनकी चमक फीकी ही नहीं पड़ती। हर युग में ऐसा लगता है जैसे जाने मानो लेखक ने, कवि ने, रचनाकार ने युग सत्य लिख दिया हो या कह दिया हो। तो यहाँ पर मैं सेला सैजुआ को साको की बात करती हूँ, जिसे कि पौपिया बेटी को गौनो भी कहते हैं, कि जब पौपिया की भाभी को पता चलता है कि पौपिया का बाल विवाहित पति सेला आ गया है, तो वो ईर्ष्यावश अपने पति राम सिंह, जो दिल्ली के बादशाह के यहाँ नौकरी पर गया था, उनको संदेश भिजवाती हैं। सेला आए गयो कांस डामिनी में, मेरे स्वामी बिन नगर लयो घिरवाए रेजी। कच्चे से नारी हसुलिया घेरे, जैसे घिरी गयो दामिनी कांस रेजी। जैसे मुखड़ा में जीव छिपिए, तैसे घिर गयो कांस दामन रेजी। जैसे चंदा घेरे जुन्हैया, तैसे घेरी लो रनिवास रेजी। अब इसका मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। जिस प्रकार से गर्दन हंसुली से घिरी रहती है, मुख के बीच दांतों में जैसे जिह्वा घिर जाती है, चंद्रमा जिस प्रकार चंद्रिका से परिवेष्टित रहता है, उसी प्रकार कांसन डाम सेला द्वारा आपकी अनुपस्थिति में घेर लिया गया है। यहाँ पर वो अपने, चूंकि वो प्रोषित पति का नायिका है, उसका पति वहां पर उपस्थित नहीं है और ननद का पति वहां पर आ गया है। तो इस समय उसको लगता है कि पति की अनुपस्थिति में उनका आना ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं होने का मतलब यहाँ पर ये है कि सेला अगर यहाँ आया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि संपत्ति में किसी प्रकार का कोई विभाजन संभव हो सकता है। तो इस प्रकार के भाव से जब उसका मनोविज्ञान ऐसा है और उसी मनोविज्ञान के वशीभूत होकर वो अपने पति को गलत स्थिति बताती है,
और थोड़ा बहुत उसमें मैनिपुलेशन करती है जो स्थितियां हैं उसमें। चूंकि वो जो पॉपिया की भाभी है वो पोषित पति का स्त्री है, पॉपिया के प्रति ईर्ष्या भाव से भी युक्त है, अतः वो अपने पति को वस्तु स्थिति के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से बताकर उसे भड़काने का प्रयास करती है और सफल भी होती है। तो इस तरह गाथाकार की जो भाषा है वो मनोविज्ञान के अनुसार बदलती है। अभी अभी वो ये बात कर रहा है गाथाकार कि सैला आए गयो खास दामिनी में, थोड़ी ही देर में वो वर्णन करता है, शीस फूल माथे पे लटके झुमका दोहरे अंटादार रेजी, हार हमेल गुदी खंगवारो तगड़ी पहरी चांदी क्यार रे। अब यहाँ पर वो उसका वर्णन करता है आभूषणों का और उसके स्वरूप का, कारो कारो कजरा लयो आंखन में मिस्सी दांतुन लये लगाए रे। तो किस प्रकार से भाषा मनोविज्ञान के अनुसार या मानवीय चेतना, मानवीय घटनाओं, मानवीय परिस्थितियों के अनुसार बदलती है, उसमें हम मनोविज्ञान को ढूंढ सकते हैं और मनोविज्ञान संबंधी स्थितियों को समझकर उसे विश्लेषित कर सकते हैं। लोक गाथाओं में रंग चर्चा, देखिए रंग का भी अपना मनोविज्ञान है, और लाल रंग किसी विशेष स्थिति को द्योतित करता है, पीला रंग किसी अन्य स्थिति को द्योतित करता है। तो इस तरह से रंगों की चर्चा भी एक विशिष्ट चर्चा का रूप धारण कर लेती है। एक गाथा में उसका, महादेव ने हरे सरफ को जामा पहरो, पीरे सरफ पजामा पहरियो, पोनिया नाक कंकन बांध्यो, नाग से हरो धरियो शीस पे बीछुन की बन रफ बांधी। अब ये देखें कि जब शिवजी अपने विवाह के समय पर जब तैयार होते हैं तो कैसे तैयार, बड़ा विचित्र वेश है। उन्होंने हरे सर्पों का जामा पहन लिया, ऊर्ध्व वस्त्र जो है उनका वो हरे सर्पों का है, पा की जगह फ ध्वनि है, देखिए, पीले सरफ पजामा पहरियो, और पीले रंग का उन्होंने छोटे कृष्ण नाग पीले रंग का पजामा पहन लिया, पीले सरफ पजामा पहरियो, पोनिया नाग कंकन बांधियो, और छोटे कृष्ण नाग का कंगन बांध लिया है, और बिच्छुओं से परिवेष्टित पोशाक या लबादा सा पहना है। तो इस स्वरूप में रंग शब्द जिस परिवेश में प्रयुक्त हुए हैं उसके अनुसार उसको अनुभूत करने का भाव भी बदल जाता है, और हरे पीले काले रंगों को नई तरह से अर्थ विस्तार मिलता है। पीला रंग खुशी, देखिए कभी कभी कोई जो रंग है वो विरोधी स्थितियों को भी अभिव्यक्त करता है, जैसे पीला रंग जो है वो खुशी, पतझड़, प्रेम, मित्रता, निर्दोष, सरल हृदय का प्रतीक है। हरा रंग धैर्य, खुशी, शीत, बसंत, शांति का प्रतीक होते हुए भी विष, ईर्ष्या और डर आदि पदार्थ एवं संवेगों को भी अभिव्यक्त करता है। प्राचीन समय से ही आर्सेनिक और कई विषैले सल्फेट्स हरे रंग के माने जाते रहे हैं। काला रंग वीरानी की ओर इंगित करता है, काला स्लेटी रंग वर्षा और आश्चर्य का प्रतीक है। इस तरह शिवजी का व्यक्तित्व संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है, और अलग अलग देशों में अलग अलग स्थितियों में उनकी संस्कृति के अनुरूप रंगों की व्याख्या की जाती है। तो और रंग शब्दों, नाते रिश्तों के जो शब्द हैं वो लोक संस्कृति को बहुत प्रभावित करते हैं। लोक गाथा, सामाजिक संबंध और संरचना। ब्रजभाषा के संबोधन शब्दों को यदि लोक गाथाओं के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस समाज के पारिवारिक शिष्टाचार, उचित सम्मान देने की भावना, कर्तव्य भावना, दायित्व बोध, अपेक्षाएं एवं अधिकार आदि के अनेक पक्ष उजागर होते हैं। संबोधन शब्दों का एक बड़ा भाग पारिवारिक शब्दों से जुड़ा है। समाज, वर्ग, जाति, व्यवसाय, स्तर भेद और संबोधित व्यक्ति एवं संबोधनकर्ता के परस्पर संबंध इन्हें निर्धारित करते हैं। जैसे आप देखें, खाई गो रोटिन पी गो पानी, तेरी जाति पाति पूछी नाए,
तू कौन जाति को है जोगी। इतनी सुन के शंकर बोले, खाई के रोटी पी के पानी, कहाँ जाति पूछे बिरमा। मेरी जाति सुजाति नाथ है, कहाँ जाति पूछे मेरी। कहते हैं ठीक है कि जब पंडित भोजनादि करने के बाद शंकर जी से उनकी जाति पूछता है तो वो कहते हैं रोटी खाकर और पानी पीकर अब जाति पूछने से क्या लाभ। बहुत व्यावहारिक उत्तर है शिव जी का। ऐसे ही शिव जी का जो एक और कथन है, राजा को बेटा मैं नाऊं, जिमीदार को भाई नाऊं, साहूकार को नाती नाऊं, कंचन माया मढ़ी में नाए। तो यहाँ वो ये कहते हैं कि राजा हिमांचल की तरह मैं संपन्न नहीं हूं, अतः पार्वती का विवाह मेरे साथ संभव नहीं है। यहाँ पर हम स्तर भेद, हालांकि है पौराणिक गाथा, लेकिन उसमें हम सामाजिक संबंध और संरचना को समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। नाई ब्राह्मण को दृष्टांत देकर समझाते हुए कहता है कि कहाँ कांच और कहाँ सोना और कहाँ तारे और कहाँ चांद, क्या इनका मेल कहीं संभव है। तो क्या तुम्हारी मति भंग हो गई है जो तुम शिव और पार्वती के विवाह के लिए हट कर रहे हो। शिव नाई की बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि मति भंग भई है तेरी, मति करे सगाई मेरी, लाला पारी दुख पावेगी राज दुलारी, मोई नित उठ देगी गारी, अरे मेरी डिगमिग नारी हरेगी, बुआ गौरा नारी हंसेगी। उम्र मेरी 80 ऊपर 10 की, मेरे नाई कमाई बस की, तू बिरमा अंधेरी, मति डारे पामन बेरी, वन में भोजन कहा करेगी। ये लोक गाथा मिढ़ाकुर में जो जोगी गायक थे लोक गाथा के, उनकी रिकॉर्डिंग है। संगति और कौन दियो भेद बता, क्यों रे विप्रभा हमारे सो तेरी मति कौन है कर दे नहीं। जब नेकी पहुंच जाते हैं भोले शंकर जी के पास तो शंकर जी क्या कहने लगे, अरे मते हिंगे भाई ये लाला तेरी, माथे घर सगाई अरे वो कहतो के मेरी आकारी, दुख पावेगी राग दुलारी, अरे लाला हमारो तेरे मोर भारी, तेरी करेगी घोड़ा तेरे पारी, अरे लाला घोड़ा तेरे पारी। अब यहाँ पर हम एक और वाद्य देख रहे हैं, डमरू। यहाँ पर डमरू का प्रयोग किया है, ये सारंगी है, ढोलक नाल की तरह से बजाई जा रही है। तो इस तरह से मैं यही कहूँगी कि लोक गाथाएं समाज का प्राण है, लोक का आलोक है, और उनमें सामूहिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और बल्कि मैं तो आर्थिक भी कहूँगी, पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा हमारा पर्यावरण उसमें परिवेष्टित रहता है और उसका अध्ययन, अध्यापन, संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार शेफाली मैम का, जिन्होंने इतने सुंदर ढंग से पूरी की पूरी बातचीत को हमारे सामने रखा, और न सिर्फ देशी विद्वानों के माध्यम से, बल्कि पहले जो विदेश में फोकलोर संबंधी कार्य हुए हैं और अपने भारत में भी उसमें टी.एस. इलियट से लेकर के गेंदालाल शर्मा जी से लेकर के वासुदेव शरण अग्रवाल जी, फर्दिनांद डी सोश्योर और तमाम विद्वानों के नाम गिनाते हुए जिस तरीके से उन्होंने लोक गाथाओं की संरचना को गूंथा है, चाहे वो गोगा जी की कथा हो, चाहे वो हरदौल की कथा हो, चाहे वो मोरा की कथा हो, इन सब लोक गाथाओं से, और फिर उनके साथ इतिहास को, एंथ्रोपोलॉजी को, मनोविज्ञान को, समाजशास्त्र को, साहित्य को, छंद शास्त्र को, संगीत को, सब पहलुओं का उन्होंने जिस तरह से विवेचन किया है, बहुत ही शानदार ये वक्तव्य रहा और लंबे समय तक हमें ये व्याख्यान याद रहेगा। और बल्कि हम ये निवेदन करेंगे मैम से कि जो सभी लोक गाथाएं हैं
इन सब पर कभी ना कभी समय निकाल कर वे यदि अलग से विवेचन करें तो मेरे ख्याल में, क्योंकि इतना विस्तृत विषय है कि हरदौल पर एक सेपरेट डिस्कशन हो सकता है, गोगा जी पर एक सेपरेट डिस्कशन हो सकता है, मोरा की कथा पर एक सेपरेट डिस्कशन हो सकता है, और जो चौबिन को साको की जो बात की गई थी व्याख्यान के बीच में, उस पर एक सेपरेट डिस्कशन हो सकता है। तो मेरे विचार में इन सभी विषयों पर कभी यदि समय हो तो हम शेफाली मैम से अनुरोध करेंगे कि उनके अलग अलग व्याख्यान इस संबंध में किए जा सकते हैं। जरूर। अब मैं जी, बहुत बहुत आपका 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 भी मैम बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय स्नेहा नगरकर जी से, जो बंबई से हैं, पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं और हमारे संस्थान की शोध टीम की वरिष्ठ सदस्य हैं, कि वे आए और शेफाली मैम का औपचारिक रूप से धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। नमस्कार। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान गोदा विहार वृंदावन की ओर से मैं हमारी आदरणीय वक्ता डॉक्टर श्रीमती शेफाली चतुर्वेदी मैम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आपने ब्रज की लोक गाथाओं के विविध आयामों पर अत्यंत सुस्पष्ट एवं सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैं आप सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप इसी उत्साह से संस्थान के अगले कार्यक्रमों में भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संस्थान के वरिष्ठ सदस्य श्री अमनदीप वशिष्ठ जी तथा सुश्री स्वाति गोयल जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अत्यंत सुस्पष्ट रूप से कार्यक्रम का संचालन किया। तकनीकी पक्ष संभालने के लिए संस्थान की सदस्य सुश्री सुरभि पांडे का बहुत बहुत आभार। संस्थान के संस्थापक सचिव श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी सर, श्रीमती वर्षा तिवारी मैम, श्री गोपाल शरण शर्मा, श्रीमती परिधि डेविड मेसी तथा सुश्री हितांगी ब्रह्म भट्ट जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अब श्री अमनदीप वशिष्ठ जी को अनुरोध करती हूँ कि वे कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाए। धन्यवाद। आभार स्नेहा जी आपका। और मैं एक बार दोबारा शेफाली मैम का और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करना चाहूंगा ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की ओर से। और अंत में बस यही कहूंगा कि लोक गाथाओं के जिस रस को हमने अभी अनुभूत किया है, चूंकि लोक गाथाएं केवल कोई अकादमिक विमर्श का ही विषय नहीं बल्कि एक रसोत्पत्ति का भी विषय है, तो जिस रस में इतनी सारी लोक गाथाओं को सुनने के बाद जिस रस में हम सभी डूबे हैं, उस रस को भीतर लेते हुए अब हम यहाँ से विदा लें। आप सभी का एक बार बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राधे।